नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। मेरा नाम है अनिकेत सागर। माई सेल्फ अमित मोहम्मद। और मैं लवी गोयल। हम तीनों 2025 बैच ऑफ इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस से हैं और हम तीनों ही क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि सीए क्वालिफाई करने के बाद हमारी जर्नी क्या रही है और हमें इस सर्विस के बारे में कैसे पता चला। तो जर्नी से अगर मैं बात करूँ मेरी, तो मैंने 2015 में सीए किया था और उसके बाद मैंने बिल्ट, डिलॉयट और कास्ट 24 में काम किया था। इस सर्विस के बारे में मुझे पता चला था, मेरे एक दोस्त थे जो कि पिछले 2022 वाले एग्ज़ाम को उसने परस्यू किया था बट कुड नॉट क्लियर है। तो मैंने इस बार फिर इस एग्ज़ाम की तैयारी की थी 2024 में और फिर इस एग्ज़ाम को निकाल के मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ। मैंने क्या कहते हैं दिसंबर 21 में अपना सीए एग्ज़ाम क्लियर किया था। उसके बाद मेरा क्या कहते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उसके 2 अटैम्प्ट दिए। उसी के दौरान मेरे को इस सर्विस के बारे में पता चला कि एक ऐसी भी सर्विस होती है जो फाइनेंस पर्सनस के लिए बहुत सूटेबल है। तो जब मैंने फिर इसे परस्यू किया एंड दिस टाइम आई क्लियर्ड इट। तो बेसिकली मेरी जो जर्नी थी, मैंने सीए क्वालिफाई किया इन जुलाई 2021 जो कि कोविड बैच था। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया पीडब्ल्यूसी और कुछ समय तक उस पर काम किया। देन आई ज्वाइंड ईवाई एज अ ऑडिट एसोसिएट। तो वहाँ काम करने के बाद मैंने ज्वाइन किया यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एज अ अकाउंट ऑफिसर। तो वहाँ मेरा गवर्नमेंट सेक्टर से काफ़ी इंटरेक्शन रहा और मुझे लगा कि यही वो कैरियर पाथ है जिसको मुझे फॉलो करना है ड्यूरिंग माई होल लाइफ। तो उसी पाथ में चलते हुए मुझे इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस के बारे में भी पता लगा। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू स्विच टू दिस सेक्टर और मैंने इस सर्विस को ज्वाइन किया। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं, बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और आईको सर्विस के बारे में। आप बताइए कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर जो भी ऑडियंस देख रही है तो उनको कैसे इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, बट उससे पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा आईकॉस्ट का बता देता हूँ कि ये सर्विस क्या है। इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस ये एक अकाउंटिंग सर्विसेज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर टोटल 6 अकाउंटिंग सर्विसेज हैं। उसमें से क्या कहते हैं 5 जो सर्विस हैं वो जनरलाइज सर्विस हैं एंड वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के थ्रू होती है जो आईएएस आईपीएस वाला एग्ज़ाम। एंड एक ये सर्विस है अकाउंटिंग सर्विस जो स्पेशलाइज है। इट इज़ मेन्ड बाय CAs and CMAs only. Its essential requirement is that you should be either CA और cost management accountant. तो इसमें कंपटीशन भी काफ़ी रहता होगा क्योंकि क्वालिफाइड लोग इसमें कम्पीट कर रहे हैं। हाँ, इसमें सारा कंपटीशन क्वालिफाइड लोगों के बीच में ही होता है। सभी CAs होते हैं, CMAs होते हैं। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अच्छा, इस बारे में एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि ये सर्विस बाकी अकाउंटिंग सर्विस से कैसे अलग है, या उसकी इक्विवेलेंट है या एट पार है, क्या है? देखिए मैं बताता हूँ, जैसे अगर अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में या फिर जो वर्क स्कोप है उसके बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट क्या कहते हैं इसमें क्या है कि आपकी वेरियस अदर मिनिस्ट्रीज़ में, डिपार्टमेंट्स में आपकी पोस्टिंग होती है। अप्रॉक्स 32+ डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज़ हैं। तो आपको बहुत डाइवर्सिटी मिलती है यहाँ पे। जबकि अदर अकाउंटिंग सर्विसेज हैं उसमें सेम काइंड ऑफ वर्क होता है जो आपको ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस आपको करना है। बट इस सर्विस में आपको क्या कहते हैं हर 4 साल में अप्रॉक्सीमेटली आपको हर 4 साल में चेंजेस होंगे आपके। तो कभी किसी मिनिस्ट्री में तो और हर जगह पे वर्क का स्कोप बिल्कुल अलग है। तो बेसिकली अगर हम बात करें बाकी अकाउंटिंग सर्विस से तो इसमें थोड़ा डायनेमिक प्रोफाइल रहती है हमारी। बहुत डायनेमिक प्रोफाइल है क्योंकि आपका फिक्स है आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो अगर पोस्टिंग की बात की जाए, अगर इस सर्विस की पोस्टिंग की बात की जाए तो सबसे अच्छा बेनिफिट इस सर्विस का ये है कि मेजर जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में ही है। तो 80% क्योंकि मिनिस्ट्री सारी दिल्ली में ही है तो यू विल गेट टू वर्क इन दिल्ली ओनली। सो बाद में जो चाइल्ड में अगर एजुकेशन में इशू आता है वो सब इशू नहीं है। तो ओनली 20% इज़ आउटसाइड दिल्ली विच इज़ मेजरली इन GST डिपार्टमेंट। वो भी कोई ऐसा नहीं है कि रिमोट एरियाज़ में आपकी पोस्टिंग होगी। आउटसाइड दिल्ली की जो भी पोस्टेड है वो जनरली स्टेट कैपिटल में या कोई मेजर जो Tier 1 सिटी होगी उसी में। Tier 1 सिटीज़ में ही होगी। तो उस पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छी जॉब है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप ए सर्विस है, गैजेटेड पोस्ट है। सो बहुत अच्छा, इस बारे में मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा कि गेस्टेड का बेसिकली मतलब क्या होता है। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि गेस्टेड क्या है क्या नहीं है, तो उस बारे में कोई बताना चाहे।
सो गैजेटेड क्या होता है कि आपका ना एक ऑफिशियल गैजेट में नाम आता है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल गैजेट में publish होता है। ऑफिशियल गैजेट में नाम आता है। Right. और काफ़ी जगह पर मतलब गवर्नमेंट रूल्स में रिक्वायरमेंट है कि मतलब इस अप्रूवल के लिए आपको यू शुड बी अ गैजेटेड ऑफिसर। सो काफ़ी जगह पे क्या वो एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट हो जाती है, अगर आप यू बीइंग अ गैजेटेड ऑफिसर तो आपका गवर्नमेंट डिक्लेरेशन दे रही है बिल्कुल। अपने ऑफिशियल गैजेट में। सो इस वजह से मैटर करता है थोड़ा सा। प्लस आप कोई सर्टिफिकेशन कर भी सकते हो किसी का भी, करेक्ट। कोई फॉर्म है, कोई कुछ भी है। हाँ, जो मतलब गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये किसी गैजेटेड ऑफिसर से सर्टिफाई होना चाहिए या फिर वो तो एक ट्रस्ट बिल्कुल सर्टिफाई दैट। ओके। Anything I want to ask that the people who are seeing this podcast, so why you are coming to this service when CA as a profession is very good, there is very lucrative job in the private sector also, people can do practice, then why you think that people should come to this service? Yeah, from Kerala. ओके, सो आई थिंक जो अगर किसी का क्या कहते हैं थोड़ा सा गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ अगर झुकाव है कि अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आना चाहता है तो आई थिंक सीएस के लिए बहुत सूटेबल वो है Job है। क्यों क्या कहते हैं, और बाकी सर्विसेज में आपका स्कोप जो होता है वो लिमिटेड होता है। हाँ लिमिटेड भी होता है, बट क्या कहते हैं अदर एरियाज का होता है। यहाँ पे आपको कोर फाइनेंस देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो आप काम कर रहे हो वो गवर्नमेंट के एकदम गवर्नमेंट में ही काम कर रहे हो। गवर्नमेंट में ही काम कर रहे हो, आप पॉलिसी मेकिंग लेवल पे काम कर रहे हो कि आप वहाँ पे इन्वॉल्व होते हो बिल्कुल उस लेवल पे। तो जैसा कई लोगों को रहता है कि हमें पॉलिसी मेकिंग के अलावा फील्ड का भी एक्सपोजर मिले ताकि हमें ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है वो भी पता चले। तो जैसे मंत्रालय में हम जॉब करते हैं तो क्या फील्ड पोस्टिंग पे भी आप जाते हो जिस तरह से कि स्टेट्स में क्या चल रहा है, इस तरह का एक्सपोजर मिलता है आपको? जनरली फील्ड पोस्टिंग आई थिंक डेप्यूटेशन पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, बट अदरवाइज मेजरली मिनिस्ट्रीज़ में एंड डिपार्टमेंट्स में जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ही पोस्टिंग होती है, या फिर जीएसटी कमिश्नरेट्स में होती है, उसको आप अगर फील्ड पोस्टिंग बोलना चाहें तो। अच्छा, जब हम सेलेक्ट होते हैं तो सिलेक्ट होते हैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर। हाँ, उसके बाद हम बनते हैं 4 साल बाद डिप्टी डायरेक्टर। तो जो एडी और डीडी की जो पोस्टेड होती हैं वो जनरली फील्ड में ही होती हैं। तो 20% हम बात कर रहे थे फील्ड पोस्टिंग की, उसमें एडी और डीडी ही पोस्टेड होते हैं। उसके एबव जो भी पोस्ट है, जेडी हो गया या एडवाइजर लेवल की, डायरेक्टर लेवल की पोस्ट हो गई, वो सब आपको दिल्ली में ही सर्व करनी पड़ती है। और हाँ ये भी बता दूँ, अब इन्होंने बताया तो ये एक लेवल 10 की पोस्ट है। सो ऐसे होता है कि लेवल 10 असिस्टेंट डायरेक्टर, लेवल 11 डिप्टी डायरेक्टर, लेवल 12 जॉइंट डायरेक्टर, लेवल 13 डायरेक्टर, लेवल 14 एडवाइज़र, लेवल प्रिंसिपल चीफ एडवाइज़र एंड। तो अगर मैं इस सर्विस की बात करूँ तो सर्विस के अलावा हमारी डेपुटेशन भी एक पोस्ट वो होती है, अपॉर्चुनिटी जो हर ग्रुप ए सर्विस को मिलती है। बिल्कुल। तो आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स आपको क्या लगता है कि किस तरह की डेपुटेशन आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इस सर्विस में? बिल्कुल, आप डेपुटेशन पे जा सकते हो, लेकिन उसके लिए एक ही कंडीशन है, आपको पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ सर्विस कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है कि इसी सर्विस में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, सारी जो ग्रुप ए सर्विसेज होती है उसमें आपको ये अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। बट ये कैसे अलग है? फॉर एग्जांपल, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल डिग्री लेके आते हैं। बिल्कुल, आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है, आप एक स्पेशलाइज्ड कोर्स करके आए हुए हैं, तो आप एज अ डायरेक्टर भी आ सकते हैं किसी पीएसयू में, और पीएसयू में डायरेक्टर की जो पोस्ट होती है काफ़ी हाई लेवल की होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि फिर हम कि आफ्टर फॉर एग्जांपल 9 ईयर ऑफ सर्विस के बाद डेपुटेशन ओपन होता है, Right. तो मे बी आफ्टर 14 और 15 ईयर यू कैन बिकम द डायरेक्टर इन सर्विस। बिल्कुल। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड इन टर्म्स ऑफ सर्विस ऑडियंस? अच्छा, चलो हम लोग जहाँ पोस्टेड हैं जरा उसकी भी बात कर लेते हैं कि हमारा नेचर ऑफ वर्क क्या रहता है। तो अभी आप कहाँ पोस्टेड हैं अपने बारे में बताएं। अभी करंटली मैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में ही पोस्टेड हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जो जिसके अंडर हमारा ये पूरी सर्विस इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल DOE करता है। बिल्कुल। और उसके अलावा भी मैं वहीं पे पोस्टेड हूँ, और उसमें क्या कहते हैं मेजरली अभी जो मेरा वर्क है वो क्या कहते हैं अप्रूवल्स का है, जो फाइनेंशियल कंकरेंस देना मेजरली। सो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हूँ अभी मैं करंटली। तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में पोस्टेड हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक नोडल मिनिस्ट्री है जो कि भारत सरकार के जितने भी खर्चे हैं उसका ध्यान रखती है। तो मेरा जो काम है वो जनरली है कि जो भारत सरकार की स्कीम्स या कोई प्रोजेक्ट है
उसको चलाने के लिए पैसे की तो रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इज़ द नोडल मिनिस्ट्री हु कैन अप्रूव द फाइनेंस। तो उसी स्कीम्स को एवेल्यूशन करना, उसी प्रोजेक्ट को एवेल्यूएट करना कि इनको फाइनेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो सब काम मैं देखता हूँ। ऑफकोर्स मैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, ये सोल डिसीजन मेरा नहीं होता है, ये डिस्क्लेमर है। क्योंकि गवर्नमेंट में काफ़ी ऊपर लेवल तक काफ़ी ऊपर बिल्कुल। क्या कहते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए फंड रिक्वायरमेंट, फंड साइज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कोई अकेला पर्सन इसको अप्रूव कर ही नहीं सकता। हाँ, बट प्रोसेस में इन्वॉल्व होता Process है, में evaluation involve प्रोसेस में। Right. और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा उतना आपका रोल बढ़ता जाएगा। रोल बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, और ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि आप इनिशियल लेवल पे ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। कमिंग टू मी, मैं अभी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में पोस्टेड हूँ, जहाँ पे मेरा मेजर जो वर्क है वो है कि जो भी स्टेट्स हैं इंडिया में वो हमें प्रपोज करते हैं कि हमें ये लोन चाहिए फ्रॉम वर्ल्ड बैंक और एडीबी और एनी अदर एक्सटर्नल बैंक्स। तो हम वो लोन अप्रूव करते हैं फॉर वेरियस प्रोजेक्ट, लाइक अगर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम करना है या उन्हें वाटर सैनिटेशन में कोई काम करना है या एग्रीकल्चर में किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट है जिसमें उनको लोन की रिक्वायरमेंट है, वो हम अप्रूव करते हैं। अगेन जैसा कि अनिकेत ने बोला कि कोई अकेला पर्सन पूरे लोन्स अप्रूव नहीं कर सकता क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है। तो इस वजह से आप उस प्रोसेस का पार्ट है जिसमें आप अपने इनपुट्स देते हैं कि हमें ये चीज़ ठीक लग रही है, ये नहीं लग रही है, और फिर एक कम्युनिटिव डिसीजन लिया जाता है बाय द सेक्रेटरी ऑफ। बट बीइंग अ गेस्टेड ऑफिसर, आप जो भी लिख रहे हो फाइल पे उसकी एकदम वैलिडिटी है और आप जो भी लिख रहे हो उसको कंसिडर किया और जाएगा। आप अकाउंटेबल भी हैं। Accountable इसका भी है मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं लिख सकते, जैसा इन्होंने बोला कि आपको जो ठीक लग रहा है कि अगर ये लोन अप्रूव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपकी जो से है वो आप लिख सकते हैं। तो इतनी इंडिपेंडेंस है गवर्नमेंट में, ट्रांसपेरेंसी है। सो अच्छा, मैं अभी यहाँ पे एक वो पूछना चाहूँगा कि आपने पहले मेंशन किया कि यहाँ पे 32+ मिनिस्ट्रीज पार्टिसिपेटिंग ऑफिस है, राइट। सो क्या कहते हैं आप उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, कौन कौन से मेजर पार्टिसिपेटिंग ऑफिस हैं? मेजर पार्टिसिपेटिंग ऑफिस की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पोस्टेस हैं आउटसाइड दिल्ली वो हैं जीएसटी कमिश्नरेट की, जिसको हम सीजीएसटी ऑडिट भी बोलते हैं। जीएसटी कमिश्नरेट इज़ हेडेड बाय द कमिश्नर। तो उसी को असिस्ट करने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि ऑडिट को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं कमिश्नर को। ओके, तो अगर इसकी बात करें हम, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि टोटल हमारी जो स्ट्रेंथ है एज ए आईकॉस ऑफिसर्स वो है 230। जो सैंक्शन पोस्ट है, उसमें से रफली जैसा इन्होंने बोला तो अभी रफली 20% जो पोस्ट है वो जीएसटी में है। बाकी अदर मिनिस्ट्री जैसा इन्होंने बोला डीओई एक मेजर वो है, उसमें हमारी लगभग 10 पोस्ट है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है, SFIO है, NPPA में अच्छी पोस्ट है। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज में काफ़ी मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, FICC, NPPA, बहुत डाइवर्स वो पोस्टिंग्स हैं। सो ये आप क्या कहते हैं आईकॉस की वेबसाइट पे भी जाएंगे, ऑफिस ऑफ चीफ एडवाइजर कॉस्ट की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे भी आपको मिल सकते हैं। बिल्कुल, ऑफिस ऑफ चीफ एडवाइजर कॉस्ट, जब भी आप इस सर्विस का नाम सुनोगे ये आपको ऑफिस एसोसिएटेड मिलेगा। बेसिकली जो इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस है वो हेड की जाती है बाय द चीफ एडवाइजर कॉस्ट। वो नोडल अथॉरिटी है इस एजेंसी के, जो भी पोस्टिंग्स है, कहाँ पे पोस्टिंग करनी है नहीं करनी है, कैडर स्ट्रेंथ कितनी रखनी है, कैडर रिव्यू जिसको हम बोलते हैं, वो सब उनके द्वारा ही किया जाता है। इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जब आपका एक कैडर अलग होता है जो पूरा ट्रांसफ़र या फिर पोस्टिंग आपकी देखता है, तो एक बेनिफिट आपको एज ए ग्रुप ऑफिसर ये मिलता है कि अगर आपको कोई डिपार्टमेंट में कोई भी इशू आता है तो वो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसको मेक श्योर करती है कि आपके साथ कोई भी तरह की पार्शियलिटी ना हो। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है कि हमारा कैडर अलग है। अगर हमें कोई पोस्टिंग चाहिए तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट हम पोस्ट हो गए तो वहीं रहेंगे। तो ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी सर्विस। बिल्कुल, बेसिकली चीफ एडवाइजर कॉस्ट इज अ गार्जियन फॉर अस। तो जो भी हमारी सर्विस से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती हैं या कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। सो थोड़ा सा मेन टॉपिक की तरफ चलता है कि इसका मतलब एग्ज़ाम पैटर्न कैसे हुआ, कौन एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है,
और सिलेबस क्या क्या है और जो भी गाइडेंस जो किसी को दे सकें। तो देखिए- मैं आपको बताता हूँ इसमें तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो इसमें होता है ऑब्जेक्टिव पेपर। नहीं, पहले इसको बताइए conduct कि कौन कराता है? conduct कौन कराता तो है? कंडक्ट यूपीएससी ही कराता है और यूपीएससी कराता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अगेन चीफ एडवाइजर पोस्ट। वो बताते हैं कि हमें इतनी पोस्ट। अच्छा, भारत सरकार की जो भी एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो यूपीएससी ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो राइट। फिर इसमें अगर मैं बात करूँ यूपीएससी इसको कराती है तो यूपीएससी पहले एक नोटिफिकेशन निकालती है और रफली अगर पास्ट के हिसाब से देखा जाए तो रफली 6 मंथ बाद एग्जाम कंडक्ट हुए हैं। तो अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है इसमें और इंटरव्यू होता है। Coming to टोटल the 2 objective- लेवल्स होते हैं, हाँ। मतलब इसमें मेंस वाला लेवल नहीं होता, एक प्रीलिम्स एंड देन इंटरव्यू। इंटरव्यू डायरेक्ट। प्री की बात करूँ तो इसमें मेनली सीए का कोर्स ही आता है, सीए सीएमए। तो उसमें टॉपिक्स होते हैं जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, उसमें इंडियस आता है, जीएसटी, कस्टम एंड कंपनी। सो दीज आर द टॉपिक्स विच यू नीड टू कवर इन द सिलेबस। और पिछले 2 बार से रफली पैटर्न सेम है, तो हो सकता है अगली बार अगर एग्जाम हो तो उसी तरह का टॉपिक आए। बिल्कुल। तो ये और कंपटीशन बहुत टफ है, ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि सारे ही प्रोफेशनल्स लोग हैं तो कंपटीशन तो रहना ही है, राइट। तो काफ़ी टफ कंपटीशन है। जब आपका एग्जाम अगर क्लियर होता है तो रफली जैसे इस बार की अगर मैं बात करूँ तो 35 वैकेंसीज थी, तो इन्होंने रिटर्न में रफली 121 लोग लिए थे। 1:3 का रहता है, हाँ। कि हर एक पोस्ट के लिए 3 लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। फिर इन्होंने मार्च में हमारा इंटरव्यू लिया था, मार्च 25 में 121 पीपल का, और उसमें पैनल बैठता है 5 लोग और उसमें आपकी जॉब के बारे में थोड़ी जनरल चीज़ें हैं और अच्छा, कॉस्टिंग के बारे में। यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। आपने यूपीएससी इंटरव्यू की बात की, तो जैसा हम लोग देखते हैं जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे लोग देखते हैं, तो इसमें क्या आपसे वो सब पूछा जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी? इसलिए नहीं पूछा जाता क्योंकि ये हमारे प्री में भी कवर नहीं होता है। हमारा जो एग्ज़ाम हम दे के आते हैं उसमें मेनली सीए से या सीएमए से रिलेटेड ही टॉपिक्स हैं, इसलिए वो लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। पर ऐसा हो सकता है कि 5% ऑफ द इंटरव्यू वो मेजरली इन द जॉब। जैसे मेरा क्या कहता है, मैंने पहले यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी की थी, तो थोड़ा सा मैं इसमें बता सकता हूँ कि हाँ, कुछ क्वेश्चंस अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि आपने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की है, हाँ, तो वो correct. पूछ सकते हैं ये चीज़ें। Correct. मतलब मेजर मैं बताऊँ तो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो मेजर आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बेस पे होगा, और आप कहीं प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हो या Prior कहीं work experience prior है, work उसी पे experience है, depend सबसे मेजर वहाँ से होगा। कुछ आपका क्या कहते हैं जो आपके सिलेबस में है उन कॉन्सेप्ट से होगा, और कहीं पे आप अगर अभी फर्दर स्टडीज कर रहे हो तो उससे भी रिलेटेड हो सकता है। बेसिकली एक इंटरव्यू होने से पहले आपसे एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भराया जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मेजर पार्ट प्ले करता है इंटरव्यू में। अगर आप जो भी उसमें डिटेल्स भर रहे हैं उन्हीं से ही जनरली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपकी जो वर्क प्रोफाइल रही है उससे ही तो अगर क्वेश्चन। मैं मेरा बोलूँ तो मेरा 80% जॉब प्रोफाइल पे था कि आपने क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। करेक्ट, तो मेरा पूरा का पूरा इंटरव्यू जॉब पे चला गया। तो वो एक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि अगर आप कहीं पे भी एक्सपीरियंस है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करें बिफोर इंटरव्यू। सो निखिल जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे सिलेबस अभी अमित जी ने बताया, तो इसमें मेजर कंपोनेंट कोई ऐसा है, कोई एक स्पेसिफिक कंपोनेंट बहुत ज़्यादा आता है? देखिए 70% तो इसमें कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही है। उसके अलावा देखा जाए तो बहुत कम रेशो है, 10% आप मान लीजिए गवर्नमेंट अकाउंटिंग हो गई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया। तो कॉस्टिंग, एफएम एंड लॉ, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि 90% आपका कवर करा देते हैं। और अगेन आपको यहाँ पे किसी कोचिंग की ज़रूरत, वैसे भी फॉर्मल कोचिंग इसकी अवेलेबल भी नहीं है। हाँ, और आपको नीड भी नहीं है। आपको नीड भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको ज़रूरत है। यू ऑल आर क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, आप एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम को अकेले प्रिपेयर करने के लिए। बस आपको चाहिए राइट मटेरियल, और राइट मटेरियल क्या होगा वो सीएमए और सीए के मॉड्यूल्स हैं। ऐसा नहीं है आप कहीं सबसे से पढ़ पहले लेंगे। मतलब सिलेबस देखना चाहिए, एंड सिलेबस के हर टॉपिक वाइज अगर आपको वो सीए के स्टडी मटेरियल में मिलता है वहाँ से पढ़िए, सीएमए के स्टडी मटेरियल में मिलता है वहाँ से पढ़िए, जहाँ पे भी आपको अवेलेबिलिटी होती है और उसके एमसीक्यूज लगाइए। और ये भी है कि आपको सारा सिलेबस एक इंस्टीट्यूट के मटेरियल में नहीं मिलेगा। हाँ, आपको दोनों ही सामने दोनों के रेफर करने पड़ेंगे। जीएसटी का मैं बताऊंगा आपको, तो जीएसटी का मैं भी आपको सीएमए की उसमें इतना डिटेल ना मिले। तो आप कॉस्टिंग का जो है, कॉस्टिंग का मैं प्रेफर करूँगा कि आप सीएमए से प्रेफर लाइक बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सीएमए कवर नहीं है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, हाँ, वो सीएमए जो में फाइनेंशियल आपका क्या कहते हैं फाइनल कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर अभी एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। उसमें जैसे टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, एमपी जैसे टाइम वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और and IRR, लेवरेज, दोस थिंग्स आर मोस्टली कवर्ड इन सीए इन बेटर। हाँ, CA इंटर। कुछ टॉपिक्स 5 to 10% टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने मतलब सीए या सीएमए में भी नहीं पढ़े होंगे।
फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ही है CRR एंड PRT और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट एवोल्यूशन CPM. रिव्यू टेक्निक। CPM ये वही कट कर देना, ठीक है ठीक है। हाँ तो वो जैसे लाइक CPM हो गया, PERT हो गया, तो काफ़ी टॉपिक्स हैं ऐसे। सो वो आप एक बार सिलेबस देखिए एंड देन हर टॉपिक वाइज आप क्या कहते हैं उसको रेफर करिए और उसका स्टडी मटेरियल लीजिए। अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं, आप अभी रिसेंटली क्वालिफाइड हैं, उनको भी रेफर कर सकते हैं। बट स्टडी मटेरियल भी जैसे मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था, 2-3 ईयर्स हो गए थे, तो मैंने स्टडी मटेरियल रेफर किया था। अच्छा, हमने स्टडी मटेरियल की बात करी तो एक पार्ट होता है PYQs, जो कि हमें एग्जाम प्रिपरेशन में हमेशा याद रखनी चाहिए। भले वो कोई भी एग्जाम हो, PYQ से ही आपको ट्रेंड पता लगता है किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो जब आपको पता होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, आपके पास राइट मटेरियल अवेलेबल होगा, तो आपके ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के। इसमें अभी तक लगभग आपको कितने मतलब कितनी बार एग्जाम्स हुए हैं, एक बार वो और बताएं ताकि लोग आई थिंक तो मैं आपको बताता हूँ। 2016 के बाद टोटल 4 to 5 टाइम्स एग्जाम्स हुए हैं। 16, 19, 22 and 25, so 4 times exam। हाँ, अच्छा, तो कई लोगों को ये लगता है कि ये एग्ज़ाम UPSC CSC की तरह एवरी ईयर होता है या कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है? नहीं, एवरी ईयर नहीं होता। ये क्या है कि ये एक स्पेशलाइज सर्विस है, तो इसमें क्या होता है कि जितनी वैकेंसीज उन्हें लगता है कि निकालनी है वो निकालते हैं रिक्वायरमेंट बेस पर है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि 230 कैडर स्ट्रेंथ है, तो ये लोग हर 2 या 3 साल में निकालते हैं, नॉट कि एवरी ईयर। और इसमें जो भी करंटली वैकेंसी अभी 170 क्या कहते हैं पोस्टेड, मतलब 170 फील्ड है, फील्ड है अप्रॉक्स 170 230 Sanction कैडर post सेक्शन 230 Correct. सैंक्शन। तो बेसिकली मतलब हुआ अभी भी वैकेंसी है जो फिलअप होने वाली है नेक्स्ट फ्यूचर में, हाँ राइट? बट अभी क्या कहते हैं उसकी टाइमलाइन प्रेडिक्ट कर पाना या कुछ भी अभी पॉसिबल नहीं है, वो कभी भी हो सकते हैं, बट सफिशिएंट टाइम आपको मिलता है नोटिफिकेशन के बाद भी। आप प्रिपेयर कर सकते हो। सच कोई वरी वाली बात नहीं है। तो आई थिंक फॉर टुडेज दिस इज व्हाट वी वांट टू से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी आपके जो भी कमेंट्स हो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और कोई भी आपकी स्पेसिफिक क्वेरी हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम इसको कोशिश करेंगे नेक्स्ट पोस्ट में कवर करने का। और कुछ क्या कहते हैं हम जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है लाइक सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ना फाइंड कर पा रहे हैं तो हम यहाँ पे आप क्या हमें कहते रीच हैं, आउट कर सकते हो। हाँ रीच आउट भी कर सकते हो। लिंक्स जो सोशल Links मीडिया हैं, लिंक्स है हम हम यहाँ आपको शेयर कर देंगे, राइट? तो आज के लिए इतना ही, और पॉडकास्ट को लाइक करना शेयर करना ना भूलें, और थैंक्स सब्सक्राइब फॉर वॉचिंग। चैनल को। थैंक्स। थैंक यू, बाय।